सभी मित्रों को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों को आप सभी का हार्दिक स्वागत। पुस्तकालय के इस और मित्रों, यह कार्यक्रम 8 बजे प्रारंभ होना था, कुछ विलंब हुआ तकनीकी कारणों से, उसके लिए हमें खेद है। एक के बाद एक 2 कार्यक्रमों के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, यह सुखद है और हमारे वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी के प्रति प्रेम और आदर का परिचायक भी है। कहीं न कहीं उनके रचना जगत में अवगाहन करने की हमारी इच्छा और हमारा अपना एक प्रयास भी है। मित्रों, आज हम लोग रमेश चंद्र शाह जी के कवि पक्ष पर इस कड़ी में चर्चा करेंगे। कुछ देर पूर्व शिवदयाल जी ने उनके कथाकार पक्ष पर अपनी बात रखी और आज इस कड़ी में कवि कथाकार रामकुमार तिवारी जी रमेश चंद्र शाह जी के कवि पक्ष पर चर्चा करेंगे। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, रामकुमार तिवारी जी रमेश चंद्र शाह जी के बेहद करीब हैं और उनके सानिध्य में स्वयं को निरंतर समृद्ध करते रहे हैं, ऐसा वे खुद मानते भी हैं। और आधुनिक और वर्तमान साहित्यकारों में जिन्हें कुछ साहित्यकारों से उनका लेखक गहरे प्रभावित रहा है, उनमें रमेश चंद्र शाह जी, नवीन सागर जी जैसे कुछ एक नाम महत्वपूर्ण है। और आज के इस वक्तव्य के लिए उन्होंने एक बेहद सुगठित शीर्षक भी हमें दिया। रमेश चंद्र शाह की कविताओं के संदर्भ में मनुष्य की बनावट का स्वप्न, मनुष्य की बसावट का स्वप्न, यह शाह जी की कविताओं से गहरा जुड़ा व्यक्ति, रचनाकार ऐसा सोच सकता है। तो हम रामकुमार तिवारी जी को सुनेंगे, मगर उससे पूर्व जब शाह जी के कवि पक्ष पर चर्चा हो रही है तो क्यों नहीं उनकी एक कविता से यह संवाद आरंभ किया जाए। यह कविता उनके नवीनतम कविता संग्रह में संकलित है, बंधु थे पड़ाव सभी। इस पर विस्तृत चर्चा आनंद कुमार सिंह जी ने भी अपने वक्तव्य में की। तो इसी संग्रह से उनकी एक कविता आंख खुली तो, इसको सुनते हुए रामकुमार जी को आमंत्रित करते हैं। आंख खुली तो, आंख खुली तो देखा हमने वह विराट सौंदर्य प्रकृति का, और उसी की लय में मानो मेला भरा लोक संस्कृति का। फिर भी जीवन में विषाद था बेहिसाब टूटी जिंदगियां, हृदयहीन शोषण कुत्साएं, विकृत लालसाएं कुंठाएं, हंसते गाते बचपन में जो पैठा बूढ़ा सिंदबाद था। कहाँ जा रहे हैं अब हम सब जुते प्रगति के भीषण रथ में, छूटे कौन घिसटता क्या क्या, कैसा यह कोलाहल पथ में।
कैसा यह कोलाहल पथ में। तो मित्रों, अब हम लोग तिवारी जी की ओर उन्मुख होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। राम कुमार तिवारी जी, इसमें दो हिस्से होंगे, संस्मरणात्मक और बाद में आलोचनात्मक। जी तिवारी जी, स्वागत। जन सुलभ से जुड़े सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं जन सुलभ के कर्ता धर्ता अर्पण कुमार जी और जन सुलभ का आभारी हूँ कि उन्होंने रमेश चंद्र शाह साहब के 85वें जन्मदिन के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। रमेश चंद्र शाह साहब से वो हमारे लिए गुरु स्थानीय हैं। गुरु स्थानीय क्या, गुरु ही हैं। वैसे साहित्य में गुरु शिष्य की उस तरह से अब परंपरा नहीं होती जैसी संगीत में या नृत्य में होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए उसी तरह हैं जैसे वन विधाओं के गुरु होते हैं। नवीन भैया जिन मेरे जीवन में उनका होना और उनके ना होने का भी होना एक ऐसा सुखद अध्याय है कि लगभग रोज ही किसी न किसी संदर्भ में उनका स्मरण होते ही रहता है और वो उपस्थित रहते हैं। लगभग 27-28 वर्ष पहले नवीन भैया मुझे सबसे पहले शाह साहब के प्रोफेसर कॉलोनी के मकान 3/2 शायद उसका नंबर थी, वहाँ ले गए थे। वो मेरी पहली भेंट थी। जब मुझे वहाँ पता चला कि शाह साहब अल्मोड़ा के हैं तो मेरी खुशी और बढ़ गई, क्योंकि मेरा दोस्त चंदू, स्कूली दिनों का दोस्त, उसका वो भी पहाड़ी है और उसकी ससुराल वहीं काठगोदाम में है। मेरा पहाड़ों से रिश्ता उसके कारण बन चुका था। नवीन भैया ने कहा, राम कुमार, तुम बहुत बाद में साहित्य में आए हो और तुम्हारा अभी उस तरह से कोई अध्ययन का केंद्र नहीं बना है। अगर तुम जब कभी शाह साहब पहाड़ जाएं तो तुम उनके साथ जाना और सप्ताह भर 10 दिन उनसे सुनना, जो भी क्लास मास्टर्स हैं अपने, उनके बारे में, देश विदेश के सभी भाषाओं के, तो तुमको बहुत लाभ होगा। ये मेरी मन की बात थी। मैंने तुरंत कहा, शाह साहब, अब आप जब भी गर्मियों में अल्मोड़ा जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। शाह साहब ने बुरा सा मुंह बनाया, गहरी सांस ली और बोले, हे भगवान, इस वर्ष भी मुझे एकांत नसीब नहीं है। कहते हुए वे दूसरे कमरे में चले गए। उनका कहा सुनकर मैं सहम सा गया और चुप हो गया। जब मैं उस समय मैं लैलूंगा, रायगढ़ जिले में एक लैलूंगा जगह थी, वहां पर मेरी नौकरी थी। जब मैं वहां पहुंचा और एक दिन देखता हूं कि एक पोस्ट कार्ड आता है शाह साहब का, उसमें वो कहते हैं कि मैं इस तारीख को रानीखेत पहुंच जाऊंगा और छोटे भाई विपिन के यहाँ रहूंगा, और उनका पता नीचे दिया उन्होंने, राय स्टेट का, और इस तारीख से इस तारीख वहां रहूंगा। लेकिन उनके जो मेरा अपना अनुभव हुआ था उनके कहे का, उससे मैं उबरा ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद फिर दूसरा पोस्ट कार्ड मिला। बोले, मैं इस तारीख से इस तारीख तक अल्मोड़ा में हूँ और अल्मोड़ा का मेरा पता ये है। इसके बाद तीसरा पोस्ट कार्ड मिला, वो भीमताल के पास का किसी फॉरेस्ट डाक बंगले का था कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ रहूंगा, इसके बाद वापस भोपाल आ जाऊंगा। अब ये 3 पत्र एक के बाद एक जब मुझे मिले
इसके बाद जब मैं भोपाल गया तो वो बोले, नवीन, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे जैसा ही झूठा है। तब मैं उस हृदय को जान पाया। साय साहब के स्वभाव की एक ऊपरी परत है, जिसमें कभी कभी खीज, वो आत्म केंद्रित सी भी दिख सकती है, आत्मलिप्त सी भी दिख सकती है, लेकिन वो कुछ उनके ऊपरी स्वभाव का है और कुछ वो लीलाएं भी करते हैं। जब उस परत के नीचे, जो मेरा सौभाग्य है, मुझे उस गहराई को जानने और अनुभव करने का अवसर मिला जीवन में। और इसके बाद तो हम कितनी बार साथ साथ पहाड़ गए, कितनी बार साय साहब छत्तीसगढ़ आए, हमने अचानक मार और सिरपुर, बस्तर, कितनी यात्राएं की, और एक अनवरत सिलसिला चला। एक बार मुझे प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा था, बातचीत हो रही थी, बोले, राम कुमार, अज्ञे के बाद हमारे पास रमेश चंद्र शाह ही हैं, जिन्होंने पूरब व पश्चिम को विधिवत आत्मसात किया है और उससे मुठभेड़ भी की है और उसे रचा भी है। यह बात किस हद तक सच है, इसको हम सब अनुभव करते हैं। अज्ञे जी का गहरा सानिध्य साय साहब को मिला। अज्ञे जी अपनी युवावस्था में ही मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से इतने प्रभावित हुए थे कि वो चिरगांव उनसे मिलने चले गए थे और 2-3 बार और जाते रहे। तो अज्ञे जी के जो आत्म का, जो उनके कवि या उनके लेखक के आत्म का जो एक गुरु की तरह का जो एक प्रकाश था, वो मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से बना था और वो उनको अपना गुरु मानते थे। ये अलग बात है कि मैथिली शरण जी इस बात को कभी अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बाद अज्ञे जी ने इतने नवाचार किए। एक बार उनका अपॉइंटमेंट होना था, उस जूरी में मैथिली शरण गुप्त जी भी थे। तो उन्होंने कहा, अज्ञे जी के लिए तो पश्चिम के विश्वविद्यालय ठीक रहेंगे। मतलब एक एक लेकिन उनकी उनके उनके मानने में और उनका वो जो आधार बना था भारतीयता का, अज्ञे जी का, वो आधार जीवन भर रहा। और इसके बाद शाह साहब जो आते हैं, जिन्होंने पूरा वो पश्चिम को आत्मसात करके मथा, कितने प्रश्न किए, कितने उत्तर दिए और कितने प्रश्नों के उनको अभी उत्तर चाहिए, ये सब अपने समय में दर्ज हैं। तो शाह साहब का भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनका हमको जीवन और रचना संसार एक बहुत विराट लैंडस्केप जैसा दिखता है। कभी मुझे लगता है कि केसी भट्टाचार्य जी, जिनका उन्होंने बार बार स्मरण किया है, उनके उद्धरण दिए हैं, कि स्वाविचार की भी उनके लिए एक वो आधार रही है, क्योंकि गांधी जी के हिंद स्वराज से बहुत पहले केसी भट्टाचार्य साहब ने स्वाविचारिकी का प्रश्न उठाया था। और ये हम सबका अनुभव है कि बिना स्वाविचारिकी के स्वराज्य भी कैसी कैसी विडंबनाओं का शिकार होता है। तो दूसरा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हैं, मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहा था कि अंग्रेज हमारा क्या लूट कर ले जा रहे हैं, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। अपनी युवा पीढ़ी को स्मृतिहीन, आत्म विचलित। तो ये जो गहरी सांस थी गुरुदेव की, स्मृतिहीनता को लेके, विस्मृति को लेके, इसका भी शाह साहब का एक एक उन्होंने अपने, उनके लेखक ने, बिना उनके अवचेतन ने, मुझे लगता है शायद इसको भी ग्रहण किया और अपने जीवन में
अपनी मनीषा को, अपनी जाति स्मृति को, अपने परंपरा के स्रोतों को, जो सूख चुके, जो विस्मृत हो गए, उनके पास वो किस पुरुषार्थ से गए, उनका उत्खनन किया, उन स्रोतों को जगाया, प्रवाह बनाया हमारे सबके भविष्य के लिए। तो एक दूसरा, स्वयं अज्ञेय जी जो उनके बड़े श्रद्धेय थे, उनके भी, उनको दो पद शायद मेरे ख्याल से, एक तो उन्होंने एक आलोचक राष्ट्र का आह्वान किया था अज्ञेय जी ने, तो वो कर्तव्य, और दूसरा कि अज्ञेय जी ने कहा था कि हमें भारतीय मनुष्य के आर्थिक राजनीतिक मनुष्य में के रूपांतरण के पश्चिम के विषव्यूह को तोड़ना होगा। तो शायद साहब अपनी साहित्य के मूल्यों से उस व्यूह रचना को सतत तोड़ते रहे, उसे अमान्य घोषित करते रहे। और उसके लिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस अकेलापन में इतना सामर्थ्य, इतनी रचनात्मक जिजीविषा कहाँ से आई उनके अंदर। कोई भी होता, शायद अज्ञेय भी अपने दिनों में जितने अकेले थे, उसके बाद शायद साहब भी अपने अपने पूरे रचना कर्म में एक तरह से देखा जाए, अगर अपन पूरे दृश्य की बात करें तो उनको भी एक अकेलापन मिला, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन की कभी चिंता नहीं की। उनकी आंतरिक दृढ़ता अपने कर्तव्य और अपने रचनात्मक दायित्व के प्रति इतनी दृढ़ है, इतनी सच्ची है कि वो इस उम्र में शायद ही हिंदी का विरले लेखक होंगे जो 80 के बाद भी उनके पास रचने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए इतनी विकलता है और इतना कुछ है। अभी पिछले ही वर्ष उन्होंने रिल्के की कविताओं का अनुवाद किया, बहुत सुंदर अनुवाद है वो तनाव पत्रिका ने पुस्तिका के रूप में उसको प्रकाशित किया। उन्होंने कृष्णमूर्ति जी की डायरी का अनुवाद किया, उनका नया संग्रह आया, बंधु थे पढ़ाओ सभी। तो ये जो, और एक उपन्यास वो अभी लिख भी रहे हैं। तो इस पिछले ही वर्ष की इस उम्र में ऐसी रचनात्मकता, अब फिर मुझे ये प्रश्न आया बार बार है कि उनको कृष्णमूर्ति जी की डायरी के अनुवाद का क्यों जरूरत ऐसी महसूस हुई कि वे बिल्कुल एक प्राणपण से उसमें जुट गए थे। तो शायद हमारे दृश्य का, हमारे हिंदी के लेखन का जो एक गहरापन आ गया है, जो एक सपाट, एक जिसकी अब आने वाले समय में तो सभी को उस क्राइसिस को अनुभव करना है, अभी भी करने लगे, कि शायद वो कृष्णमूर्ति जी की डायरी एक ध्यानी की, एक साधना के व्यक्ति की डायरी नहीं थी, पुरुष महापुरुष की, वो डायरी एक कवि की भी है। कृष्णमूर्ति जी ने एक कवि की आंख से भी उस जीवन और जगत को देखा और अनुभव किया है। वो इतना सुंदर है, और उसको उदयन वाजपेयी जी ने उसके बहुत सारे अंश समाज में प्रकाशित भी किए। जिन्होंने पढ़ा होगा वो निश्चित ही उनकी अनुभव का हिस्सा होगा। तो ये जो उनका दायित्व बोध है कि हमारी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को क्या चीजें चाहिए, बचाना चाहिए, सामने ले आना चाहिए। जो उनकी एक कविता, जिसको अभी शिवदयाल जी ने पिछले वाले सत्र में कहा, मुनीम कविता, तो वो लगभग उस एक उनका ये बोध भी शायद हिंदी में अपने आप में विरल है। इसी बीच में मुझे अपने लिए और मुकुंद लाठ जी का एक कथन याद आया कि मुकुंद लाठ जी कहते थे कि हर एक व्यक्ति का पूर्वा पक्ष होना चाहिए। हमारा पूर्वा पक्ष जितना समृद्ध होगा, हमारी धारता और ग्राह्यता उतना ही सदिश, उतनी उदात्त होगी। जिनका पूर्वा पक्ष नहीं होता, वे फैशन के शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में ही कितना फैशन के बतौर मुद्राएं बनी हैं, लेखन में भी हमने कितना कुछ भोगा, कितना उपनिवेश हुआ हमारे यहाँ, सांस्कृत, भाषाई, वैचारिक।
हम अपने विवेक से उसको ग्रहण नहीं कर सके, बहुत सारा फैशन के रूप में ही ग्रहण किया, इसलिए उसका जो सकारात्मक पक्ष थे वो भी हमसे नहीं ग्राह्य हुए। तो शाह साहब के यहाँ कोई पूरब पश्चिम का वैसा भेद नहीं है, क्योंकि वो तो अद्वैत की चेतना के व्यक्ति हैं। वो तो कहते भी हैं कि मैं अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, मैं आधा तो अंग्रेज हूँ, और उन्होंने उनके मास्टर से बिल्कुल वैसा ही संवाद किया बराबरी से, और उनको जवाब भी उन्होंने दिए रचनात्मक, और उनसे सीखा भी। तो ये जो पूर्वा पक्ष है शाह साहब का, जो इतना बृहद और विशाल है, और इतना कहना चाहिए इतना मजबूत है कि वो कभी अपने दिशा से विचलित नहीं हुए। कोई भी धारा आई, उससे जो सकारात्मक हुआ उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन वो उसके पूरे के पूरे उनके यहाँ वो फैशन नहीं बन पाई। इसलिए उनने जो भारतीयता कमाई है, वो आज की कालगति में, आज आज के दिनों में, आज के भारतीय मनुष्य के चित्त के साथ वो अद्भुत है, और वो सबसे निराली है। इसलिए उनकी भारतीयता, क्योंकि वो अपनी भारतीयता में उन अनुभूतियों से को भी उन्होंने निषेध नहीं किया, जिनको आज के समय में चर्चा करना ही एक तरह से अपने को हाशिए पे ले जाना है। जब छायावाद से मुक्त होना चाह रही थी हिंदी कविता, तो इस तरह से कोई मुक्त नहीं होता है कभी भी किसी भी क्षेत्र में। तब उन्होंने छायावाद की प्रासंगिकता लिखी, और उन्होंने आज की कविता को भी, या कविता मात्र को भी, अपनी पूरी निरंतरता से जोड़े रहने के लिए अथक श्रम किया। इसलिए उनका हाशिए पे बना रहना एक एक बहुत ही स्वाभाविक नियति है, क्योंकि इतना श्रम और इतना समर्पण और इतना दायित्व बोध और इतना कर्तव्य बोध और इतना रचनात्मक तप, शब्द तप संभव नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हाशियों पर रह के ही सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। आज एक बड़ी सुंदर बात हुई है, मैं फेसबुक को देख रहा था, तो बागर्थ के यशस्वी संपादक शंभुनाथ जी की एक पोस्ट मैंने पढ़ी, और बड़ी साहस, नैतिक साहस से भरी वो पोस्ट थी। देश दुनिया की नई घटनाओं ने वैचारिक साहित्य के एक बड़े हिस्से को अप्रासंगिक कर दिया है, नया सोचना होगा। उन्हीं के उसमें एक विजय, हमारे समय के बड़े आलोचक समीक्षक विजय बहादुर सिंह जी का भी एक टीप है, यह तो तभी संभव है, उसी पोस्ट के जवाब में, यह तो तभी संभव है जब हम परंपरागत भारतीय मन उसकी अपनी जमीनों पर खड़े होकर जानें और सोचें। अब ये जो बात आज, ये बड़ी खुशी की बात है आखिर, कि हम इस समय के अपने क्राइसिस को अनुभव कर रहे हैं और उसमें संवाद भी ला रहे हैं। क्योंकि तो इस बात को रमेश चंद्र शाह साहब की चेतना कितने पहले समझ रही थी कि इन चीजों को में ही मनुष्य का भविष्य है। इसी के परिष्कार में, इसी रास्ते के संवर्धन में, इसी के नवाचार में, इसको हम विस्मृत करके किसी ना किसी त्रासदी के शिकार होंगे। तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ऐसा शब्द तपी भी हमारे बीच में है अभी, इसी हिंदी भाषा में आज ही, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं कि उसने हमारे भविष्य के लिए कितना कुछ किया, सोचा, रचा। तो ये सुखद है। मतलब ये जो जो आज की पोस्ट से मुझे एक गहरा संबल मिला, क्योंकि हम किसी भी चीज को फैशन के बतौर जीते हुए
अपने पूरी विस्मृति, अपनी पूरी मनीषा को हम विस्मृति में नहीं डाल सकते हैं। कभी कभी तो लगता है उसको हम प्रतिपक्ष बनाने में हमने बहुत ऊर्जा और समय जाया किया। अब इतने साय साहब के साथ इतने अनुभव हैं, इतना उनका हमको, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन इतना प्रेम मिला, इतना सानिध्य मिला। मैंने अल्मोड़ा में उनके साथ जाना कि एक अभी 3 4 5 साल का जरूर उसमें गैप आया है, नहीं तर वो हर साल जाते थे। और मैं देखता था कि वो एक बच्चे जैसे हो जाते थे वहाँ, अपने वहीं स्कूल के बरामदों में, उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं गलियों में, उन्हीं सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए वो इतने मग्न होते थे। तब मुझे लगा कि एक एक अंचल की गहराई क्या होती है, एक स्थानिकता का रियल रियल संबंध क्या होता है, मतलब कितने गहरे रेशे होते हैं उसके। ये अलग बात है कि उस अंचल ने, पहाड़ में भी उनको नहीं स्वीकारा गया कोई, सबने, एक दौर होता है, वक्त का दौर होता है, उसमें ये सब होता है, इसमें इतिहास भरा पड़ा है, उनके साथ भी हुआ तो एक स्वाभाविक ही है, कोई वो नहीं। लेकिन वो अकेले घूमते रहते थे, आते हुए समय हो जाता था, अपने 2 4 दोस्त बचपन के मिलते हुए और उनसे फिर अपने वापस आ जाते। तो वो जड़ें जो इतनी गहरे से जीवन द्रव्य को खींचती रही थी, वही तो इस उम्र में लिख पाएंगी ना। वरना बिना जड़ों के आप परजीवी अमरबेल से कितने दिन रह सकते हैं और क्या। तो वहां हमने उनके साथ वो स्थानिकता की गहराई और उनका वैश्विक बोध दोनों जाना, और दोनों की तात्विक स्ट्रेंथ को बार बार महसूस किया। मेरी पात्रता नहीं है, मैं जान रहा हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि चीजों की मर्म को जान सकूं और एक अच्छा पाठक जीवन में बन सकूं, लेखक चाहे जैसा रहो। ये नवीन भैया भी हमारे बोलते थे, पाठ, आज मनुष्य को पाठक बहुत अच्छा होना चाहिए, श्रोता बहुत अच्छा होना चाहिए। वक्ता कैसा है या रचनाकार कैसा है, ये हो ना हो चलेगा, ये अपने हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे साथ हुई। अब एक और बात साहब साहब की संदर्भ में मैं कह दूं कि हमारा सबसे बड़ा संकट है इस समय का संवादहीनता, चाहे वो हमारे भारतीय जनमानस की हो, चाहे जातियों के बीच की हो, चाहे संप्रदायों के बीच की हो, चाहे बौद्धिक वर्गों के बीच की हो। संवादहीनता की एक बड़ी समस्या है, तो जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, क्योंकि सब अपने अपने में मगन है, मतलब वे सोच रहे कि हमारे ध्येय इतने में ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने रमेश चंद्र शाह साहब में संवाद की ऐसी विकलता, उनकी तो किताब का नाम ही है समय संवादी, एक किताब का नाम है वाद संवाद। उन्होंने कितनी डायरी आई, उनकी 5 डायरियां आई, उनमें कितना संवाद है। मतलब हर नए रचनाकार को, या मैं तो कहता हूं सभी रचनाकारों को, वे पत्र, वे डायरी उसी युग के पढ़ना चाहिए, शायद साहब की इरा के जो उनके उस शुरुआत के दौर हैं, जो कि उन पत्रों में भी हमारे समय का साहित्य का इतिहास, उनसे भी, उन समय के और लोगों के लिखे गए पत्रों से भी हम अपने समय के साहित्य के इतिहास को लिख सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। क्योंकि उसमें जो संवाद है, जो 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 सिर्फ हम सूचनात्मक नहीं जानेंगे, हम उस समय के संवाद की आत्मा को, उनके स्तर को जानेंगे। तो ये जो पत्राचार है, इतना विपुल, इतना बृहद पत्राचार है, यह कैसी विकलता थी, ऐसी अभिव्यक्ति की और संवाद की का उन्होंने इतनी विधाओं में लिखा। वो सिर्फ शौक के लिए नहीं गए उन विधाओं के पास का हमको एक कविता संग्रह भी लिखना है या एक उपन्यास भी लिखना है। वो जो अंदर की विकलता है अभिव्यक्ति की, वो जिस विधा में अभिव्यक्त हुई, वे उस विधा में लिखते गए। तो बच्चों से लेके और उन अनुभवों तक जो भक्ति काल की कविता से भी जोड़ते हैं, उन्होंने कभी हिचक नहीं करी।
जो आई अनुभूति के सच्चे सच्चे अनुभूति के रचनाकार हैं वो। उन्होंने अपनी अनुभूति को के साथ कभी भी अन्याय नहीं किया। इसकी जब उनके वांग्मय से उस पूरे उससे गुजरे हैं, तब हमको वो सारे पथ, वो सारी पगडंडियां उनकी जो उन्होंने नापी हैं अपनी चेतना में, अपनी संवाद में, अपने रचना में, अपनी कहानियों के पात्रों में, अपने उपन्यासों के पात्रों में, अपने कथा में, उनके कथानक में, वो एक एक इतनी बड़ी किसी भी भाषा के लिए वो गर्व की बात है। और मैं हिंदी का एक भाषा का एक व्यक्ति होने के नाते इस बात को एक गर्व की तरह ही महसूस करता हूं कि हिंदी की तमाम विभिन्नता के दौर में भी ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने ऐसा स्तरीय ऐसा लेखन किया है कि कोई भी भाषा उस पर गर्व कर सकती है। एक और उनके अंदर हमने लगातार वो उनका कर्तव्य या दायित्व बोध कह लीजिए कि वो ऐसा नहीं है, उनमें चूंकि जीवन राग इतना है कि वो कभी ये नहीं मानते हैं कि चीजें निराश में चली गई या विलुप्त हो गई या सब कुछ नष्ट हो गया। वो जो है और उसमें उसे जगाने के लिए उनमें एक अंतर्भूत एक रागमयी जीवन है उनका। जैसे आज के समय में भी उन्होंने गांधी जी को याद करते हुए, उनके सच्चे उत्तराधिकारी धर्मपाल जी को याद करते हुए हैं, जैसे उनका ये है कि अनूठे शोधकर्ता और गांधी के सच्चे उत्तराधिकारी धर्मपाल की खोजों ने बखूबी दर्शाया है कि घोर पराधीनता के युग में तमाम जकड़बंदी और क्षरण के बावजूद हमारा समाज निस्सत्व नहीं हुआ था। उसकी शैक्षिक और अन्य जल संबंधी स्वावलंबी व्यवस्था भी जैसे तैसे कायम रही आई थी। हाल के वर्षों में अनुपम मिश्र जैसे कर्मज्ञों ने भी इस खोज को आगे बढ़ाया। सच्चा आत्मविश्वास पाने के लिए जाहिर है हमें इस धारा को अपनाते हुए अपने कर्म और विचार की सही दिशा पकड़ने होगी। तो मतलब ये देखो कि वो निरंतरता, उस निरंतरता को कितनी तरह से वो भावेग बौद्धिक कर्म की प्राण की सारी ऊर्जाओं से वो किस तरह से भविष्य के लिए एक गहरे दायित्व बोध से देखते हैं। अब साय साहब की ऊपर इतनी तरह से इतनी बात हो चुकी हैं और पूर्व में आनंद कुमार जी से लेके रमेश दवे साहब, स्मृति शुक्ल जी, सुधीर जी ने, कि अब मैं जो कुछ थोड़ा सा उनकी कविताओं पर कहना चाहता हूँ उस पर आता हूँ। शायद साहब की साहित्य में, उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में मैंने एक बात महसूस की कि उनकी जो चिंता है वो है मनुष्य की। और मनुष्य, उनका अभिप्राय है कि भरा पूरा मनुष्य बने। मनुष्य ऐसा नहीं कि हम उसको उसी एक आयाम या उसी विपन्नता, चाहे वो मानसिक विपन्नता हो चाहे वो आर्थिक विपन्नता हो, इसमें न रह के वो उस मनुष्य की, उनके एक स्वप्न का मनुष्य है और उस मनुष्य की बसाहट का भी वे स्वप्न लगातार देखते हैं कि ये शायद एक सभ्यता का भी स्वप्न है ना। तो एक छोटा सा उसका अंश हम आपको। रमेश चंद्र साय साहब एक विरल सच्चे रचनाकार हैं जो समय के विज्ञापित अर्थों मापदंडों की परवाह किए बगैर अपने मूल संवेदना के सबसे गहरे रेशे से नीम अकेले में
जीवन रस खींच रहे हैं। समय की किसी कौपल के लिए शब्दों के भीतर और गूंज प्रतिगूंज के बीच अपने होने को अनुभव करते हुए वर्तमान कविता समय में उनकी कविताओं से गुजरते हुए एकदम भिन्न स्पेस अनुभव होता है। शब्द और समय की सापेक्षताएं उनकी रचनाओं में इस तरह ध्वनित हैं कि समग्रता का गहरे अनुभव होता है। उनकी इस काव्य दृष्टि के पीछे संवेदना का गहरा सामाजिक सरोकार ही तो है, जो अपने उत्तराधिकार में मनुष्य के अर्जन को, उनकी स्मृतियों को आत्मसात ही नहीं कर रहा, उन्हें निर्ममता से मथ भी रहा है नव नवीन उन्मेष के लिए। रमेश चंद्र साय के लिए रचना एक अटूट साधना का प्रकटन है, एक अथक ज्ञान संवेदनात्मक श्रम भी, जिसके उजास में वे शब्दों को आवाज देते हैं। तात्कालिक तीव्रताओं और पतली गली के इस दौर में यह श्रम बहुतेरों को अनावश्यक लग सकता है, लेकिन सृजनात्मक संवेदना को थामता और रचता वही है। रमेश चंद्र साय की काव्य दृष्टि में जो दार्शनिकता है, वह उनकी भाषा की वैभव की विराटता भी है, जो उन्हें काल होड़ के लिए लय देती है, जो मानवीय संघर्षों को कृत्रिमता से बचाती हुई प्राकृतिक बनाती है, ज्यादा वास्तविक। रमेश चंद्र साय के स्वप्न जैविक मनोगत अवस्था के स्वप्न नहीं हैं, उनके स्वप्न मानवीय चेतना के प्रवाह के स्वप्न हैं, जो अपनी परंपरा से आते हैं और सारे अंतर विरोधों से जूझते हुए उनके स्वप्न रचना के उस यथार्थ के लिए छटपटाते हैं, जो जी रहे यथार्थ से संघर्षरत होने पर ही आते हैं और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आक्रांत नहीं होते और ना ही किसी अल्पायु विकल्पता की ओर आकर्षित होते हैं। एक उनकी कविता है अरंडक 3, उसकी कुछ पंक्तियों की आप वानगी इसमें देख सकते हैं। क्यों आता हूँ यहाँ नित्र में मंत्र विद्ध सा, बनना हो मेरा घर मानो यहीं मेरा घर, मैं शताब्दियों से विस्थापित शरणार्थी अपने ही घर में, यही विडंबना ही मेरा घर सपना भी। अब रमेश चंद्र साय की कविताओं में प्रखर मानवीय चेतना है, जो इस सपने को निरंतर देख रही है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी मानव जाति की बसाहट का सपना है, जो शताब्दियों से शरणार्थी बनी भटक रही है अपनी ही धरती पर। रमेश चंद्र साय गहरी आस्था के कवि हैं। वे मनुष्य के अबोध विश्वासों, रीति रिवाजों तक को किसी विकलता में ध्वस्त या निरस्त नहीं करते, बल्कि उन्हीं को बोधगम्भ बनाकर आज का तात्विक पाठ बनाते हैं, उन्हीं से मानवीय रागात्मकता की निर्मिति करते हैं। आस्था उनके काव्य चेतना का केंद्रीय स्रोत यूं ही नहीं है, इसके पीछे गहरी ऐतिहासिक चेतना लगातार सक्रिय है। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए मुझे चेखव की रीढ़ विहीन कहानी रह रह कर याद आती है, जो मुझे अपनी हीनता और सामर्थ्य का एक साथ अनुभव कराती है, जिसके अंत में चेखव कहते हैं, इस संसार में ताकतवर होना आसान है, लेकिन मनुष्य बने रहना कठिन है। यह बात करते हुए मैं अपने अपार जनों की यथास्थिति का पक्षधर नहीं हूँ, और ना ही उनकी इस दशा के लिए उन कारकों के अमानवीय कृत्यों को अनचीना छोड़ने का। मैं तो बस अपने इस मनुष्यत्व की जड़ों को गहराई से अनुभव करना चाहता हूँ। गांधी ने इसी मनुष्य के बहुतेरे रचनात्मक प्रयोग असंभव समय में किए और वे सफल भी हुए। रमेश चंद्र साय भी इसी अटूट आस्था के कवि हैं। एक कविता है उनकी, पता नहीं कितनी हजारवीं बार गया हूँगा मैं झोंका इसी भाड़ में, पड़े सूखते न जाने कब से फिर भी उजड़े नहीं देवता, लगता पूरी तरह हमारे इस उजाड़ में। रमेश चंद्र साय के देवता किसी दूसरे लोक से नहीं आते,
वे उनके अंतर विरोध में ही वास करते हैं और जिनसे वे लगातार संवाद करते हैं, जो अंततः उनके स्वप्न के मनुष्य और जी रहे मनुष्य का ही संवाद है। उनके यहाँ नर नारायण दो पहाड़ के रूप में एक ही रूप हैं, अपनी भूगर्भीय आंतरिक प्रक्रिया में तिल तिल पास सरकते हुए एक होने के लिए और नए दिव्य के लिए पास ही में फिर बसते हुए फिर एकाकार होने के लिए उनके यहाँ आस्था अपने मनुष्य के परिमार्जन की अनवरत प्रक्रिया है। यही उनका आत्मसंघर्ष है और वर्ण भी। बद्रीनाथ में नन सभी जानते हैं कि नर नारायण दो पर्वत हैं और एक ऐसा कहा जाता है कि वो तिल तिल पास सरक रहे हैं। तो ये भारतीय मनीषा की आप देखिए कि जड़ और ईश्वर पर्वत, एक नर है एक नारायण है, तो कैसी चराचर चेतना, एक अद्वैत जो पल पल पार सरक रहे हैं किसी एकाकार होने के लिए। और इसी का एक दूसरा पक्ष भी उनके यहाँ ईश्वर और मनुष्य किस तरह से एक दूसरी लोक का ईश्वर नहीं होता है, अपने ही अंदर, अपने ही आत्म के अंदर, इसी मनुष्यों में नर नारायण का यही स्वरूप। एक उसका जो अभी अपन ने नर नारायण पर पहाड़ पर आपसे बात हुई, और दूसरा ये दूसरी एक उनकी कविता है दिखी अचानक, ये चंडीदास के गांव में शीर्षक से कविता है। दिखी अचानक यही मूर्ति मंदिर के बाहर, वहां खुले में चलती फिरती, उस दिन की पूजा क्या और दिनों से अलग नहीं थी। यहाँ एक चलता फिरता मनुष्य उन्हें ईश्वर जैसा दिखता है, और वो पूजा जो हम गर्भगृह में जाके करते हैं, उस दिन की पूजा क्या उस दिन से अलग नहीं थी। एक मनुष्य को देखना ही एक दर्शन है ईश्वर के। तो ये जो भारत हमारे देश में ईश्वरत्व को मनुष्यत्व के साथ, ये अपने यहाँ तो तुलसीदास जी का भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसको अपनी आज के उस कविता में कितने सुंदर तरीके से मतलब शायद साहब रचते हैं, और एक तरह से उस सारे कर्मकांड से भी बाहर निकालते हैं जो हमारे भक्ति काल में एक दूसरी तरह से रूढ़िगत हो गया। वो वैसे रूढ़ नहीं है, लेकिन जो हो गया उसके लिए रमेश चंद्र साय मिथकों का जैसा तात्विक पाठ बनाते हैं वह अद्वितीय है। वे अपने इतिहास बोध को इसी तरह पुष्ट ही नहीं करते, बल्कि काल बोध की अखंडता की रक्षा भी करते हैं। हमारे देश काल में इतिहास बोध इसी तरह पुष्ट हो सकता है और अपनी सामाजिक भूमिका को सही दिशा दे सकता है। हमारे यहाँ इतिहास का मूल मिथकी चेतना में ही है, उससे कटकर या काटकर कहीं कुछ भी सार्थक और टिकाऊ योगदान करना शायद संभव नहीं है। रमेश चंद्र साय एक और मिथकी पाठ की भंगिमाएं बदलकर उनकी व्यंजनाओं को विस्तार देते हुए साम्यक पाठ बनाते हैं, तो दूसरी ओर इतिहास बोध को मिथकी बोध चेतना में समाहित कर आधुनिक दृष्टि अर्जित करते हैं। उनके यहाँ मिथकी बोध और इतिहास बोध के बीच कोई फांक नहीं है, वे अखंड काल बोध के कवि हैं, यही उनकी व्यापकता है। अब आप ये देखेंगे कि साय साहब के यहाँ हर चीज को वो एक प्रवाह है, रुके हुए को सूखे हुए को जगा के हर चीज का एक प्रवाह है। काल बोध का भी एक प्रवाह है, जैसे ये हमारे पिछले अंग्रेजों के शासनकाल से उस पराधीनता में, उसके बाद भी हमने चीजों को खंडित किया है, और फिर इसका स्यापा भी किया है कि विखंडनवाद आ गया है, दरीदा ले आया है, हम नहीं ले आए। हमने अपने काल की निरंतरता को ही काटा है, मिथक काल को अलग कर दिया, वर्तमान काल को फलाने काल को अलग कर दिया, लेकिन वो इस तरह से अलग नहीं होते हैं। वो एक दूसरे से ही पुष्ट होके हमारी काल चेतना को या हमारे काल बोध को या हमारे इतिहास बोध को ही एक एक लम्बान देते हैं। तो अब इसमें इस लम्बान में उनकी एक
जो सामाजिक चेतना है, या एक कवि का अपना, वो इस नर नारायण और निकुंबला कविता में आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसे मिथक और आज का वर्तमान की परिस्थितियां एक एक में एक ऐसा पाठ बन के हमारे सामने आती हैं। सर्वनाश के लिए गया है रचा यज्ञ है, इसका विध्वंस तुम्ही को करना होगा, पूर्ण आहुति से पूर्व अन्यथा। अब ये अन्यथा में रुक के कि इस जो विध्वंस सर्वनाश के लिए रचा गया यज्ञ है, इसका विध्वंस तुम्ही को करना होगा, पूर्ण आहुति से पूर्व अन्यथा सर्वनाश है। तो ये आज की जो स्थितियां हैं, इसमें ये कविता किस तरह से हमारी मिथ की चेतना को आज की चेतना में काव्य रूपांतरित करती है, अद्भुत उदाहरण है। आज के परिदृश्य में यह मिथ की पाठ किस तरह इतिहास बोध को ग्रहण कर समकालीन दायित्व का बोध का निर्वाह करता है। रमेश चंद्र सहाय गहरी सूक्ष्म राजनीतिक दृष्टि के कवि हैं। हमारे यहाँ जो राजनीतिक कविता है वो ऐसी स्थूलता में चली गई है कि वो जैसे वो किसी सत्तात्मक राजनीति के लिए ही कविता का विधा जन्मी हो। जो रमेश चंद्र साहिल साहब की लेकिन राजनीतिक दृष्टि बहुत सूक्ष्म है और बड़ी राजनीति की कविता है उनकी, जो किसी दलगत सत्ता में घटित होकर कालांतर में आत्म प्रवंचना का शिकार नहीं होती। वह मानव नियत के मूलभूत प्रश्नों से जूझती है, हस्तक्षेप करती कर बिखरे हुए मनुष्यत्व को समेटती है, जो ज्यादा सुदीर्घ ज्यादा बड़ी मानवीय बेचैनी से आती है, जो अंतर्निहित मानवीय चेतना को एकजुट कर मनुष्य जाति को पुकारती है, उसे उभारती है। इस तरह राजनीति के वास्तविक अभीष्ट को जीती है। रमेश चंद्र शाह की राजनीति सत्तामुखी नहीं, स्वतंत्रतामुखी है। तो रमेश चंद्र शाह की कविताएं चारों ओर अंदर बाहर व्यापी विद्रूपताओं और विसंगतियों को ही नहीं देखती, बल्कि साथ ही साथ मानवीय सरोकारों की सामूहिकता का बोध भी कराती हैं। वे चारों ओर की ऋणात्मकता में भी मानवीय संभावनाओं को ओझल नहीं होने देती। वे उन्हें होने और उन्हें वे न होने और होने का मानवीय तनाव अनुभव कराती हैं, अनगृत प्रश्नों के स्वीकार का आत्मबल देती हैं और जीवन में उनके उत्तर भी खोजती हैं। छोटी छोटी दो पंक्तियों की दो कविताओं की आप, एक रणशोध से है, एक अटूट वंचना की वसुधा है मेरा कुटुंब, कितना बड़भागी हूं मैं। और दूसरी कविता है जो मूसल पर्व की है, शीर्षक से है, करोड़ों हाथों और करोड़ों सिरों की बेतुकी बेरोजगारी में। जब वसुधा है मेरा कुटुंब, तो फिर मनुष्य जाति को वंचना का यह जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। जब करोड़ों मस्तिष्कों और बौद्धिक संपदा और करोड़ों हाथों के मानवीय श्रम के वैभव की विराटता है, तो फिर चारों ओर की यह बेतुकी बेरोजगारी क्यों है। कितने प्रश्न हैं जो सिर्फ घेरते ही नहीं, हमारे जीवन बोध को, हमारे सामाजिक बोध को कसौटी पर कसते हैं, धिक्कारते हैं, चुनौती देते हैं और करुणा जगाते हैं। बड़ी मानवीय दृष्टि ही ऐसे प्रश्नों का सृजन करती है, जिसके उत्तर हमारे सपनों के यथार्थ को गढ़ते ही नहीं हैं, सपनों के लिए निरंतर स्पेस भी रचते हैं। रमेश चंद्र शाह के प्रश्न स्वयं को कोई आदर्श मंच मुहैया नहीं कराते किसी निरे उद्घोष के लिए। वे आज के मनुष्य को निरे आदर्श के वृत्त से बाहर भीड़ में बिंबित देख अपने को चाहते हैं और अपने होने के सच को अनुभव कर सुख पाते हैं। यही से वह जीवन ऊर्जा अर्जित करते हैं जो मनुष्य को और हर उस नैराश्य से बाहर ले आती है जो पश्चिम की सीमा या ट्रेजेडी है। और इस तरह एक संभव थ्रिल भविष्य के लिए शेष बचा रहता है, निर्धन किसान की कोठरी में बीज की तरह। एक कविता है उनकी, खिड़की। काम छोड़ सब कभी कभी मैं निरखा करता यह धड़हीन प्रवाह समय का, और उसी में उतराता
सुख पाता यूं ही। रमेश चंद की कविताओं में संवेदना और मानवीय राग इतने व्यापक आयाम हैं कि एक समृद्ध जैविक संसार का अनुभव हमारे अस्तित्व से साक्षात्कार उसे संपन्न बनाता है, गहरे संवेदनात्मक रचाव के साथ। फ्रूदो के लिए कविता किस तरह आकस्मिक पहचाने मनुष्य मात्र होने में विलय हो अपना निराला आत्मी संसार रचती हैं। नागरिक बोध विश्व बोध में विस्तारित हो मनुष्य राग गाता है, और एक हंगरी लड़की से मुलाकात कविता इसी राग को भिन्न स्वर में गाती हुई किस तरह अनजान दूरियों से आकर आत्मीय हो जाती है, एक यह देखना सुखद है। रमेशन शाह आयातित आधुनिक बोध के कवि नहीं हैं। उनके यहाँ पुनः पुनर्नवा ही नव है, आधुनिक है। कामवाली कविता अभिजात प्रवृत्ति को किस तरह निरावृत करती है, और कविता का सौंदर्य चमकते धुले बर्तनों के उदास में दमकता रहता है। रमेश चंद्र शाह के बिंबों में देश काल गहरी जीवंतता के साथ अनुभव होता है। वे सक्रिय जीवन सुरों को ध्वनित करते हैं, इस तरह स्मृतियों को पुनर्जीवन देकर काल से होड़ लेते हैं, और साथ ही लोक से साझा रागात्मक बिंबों के एक एक कर ओझल हो जाने के लिए वे स्वार्थी संकीर्ण विचारों को, उनकी राजनीति को ही कारण बताकर अपनी भूमिका को नहीं जी लेते, बल्कि दायित्वहीनता के लिए अपने को निर्मम फटकार भी लगाते हैं। एक कविता इसी भाव को पुष्ट करती हुई इनकी एक कविता देखिए। नहीं था क्या, नहीं हूं मैं, बसंत का पीला रूमाल, लाल गांठ वाली घड़ी नई जवनवार की, चौखट विचित्रित संवत्सर, होली का स्वांग तमाशा, दिवाली का खील बताशा, ईद की जलेबी, जन्माष्टमी की पंजीरी, डोला नंदा देवी का, मुहर्रम के ताजिए, नहीं था क्या, नहीं हूं मैं। तो रमेश चंद्र शाह की कविता अपने आधुनिक स्वरूप में भी आंतरिक या बाह्य लय को अनदेखा नहीं करती, बल्कि अपने जाति स्वरों को गुनगुनाती है, जो अपने आप में उन्हें समसामयिक परिदृश्य में एक अलग पहचान देती है। उनके यहाँ कविता के इतने विविध विहंगम जीवन दृश्य और स्वर बिना किसी आग्रह या पूर्वाग्रह के स्वप्नरत हैं कि सामान्य जीवन दृश्यों के बीच एक विराट भव्यता का अनुभव होता है। रमेश चंद्र शाह की कविताओं में जीवन लीला और जीवन संघर्ष अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से गुथे, एक दूसरे के पूरक हैं। उनका कवि नश्वरता के आर पार अभय के सौंदर्य को जीता है। उनके यहाँ मृत्यु और जन्म नश्वरता का पाठ नहीं बनते, बल्कि मिलकर जीवन प्रवाह की कलकल बनाते हैं। दोनों मिलकर उत्सव रचते हैं, नैराश्य को रागहीन होने से बचाते हैं और जीवन राग गाते हैं। वे नश्वर के सत्य के नहीं, सनातन प्रवाह के सत्य के कवि हैं, तभी तो वो गुनगुनाते हैं। चल रही है कथा अब भी, ढल रही है कथा अब भी, फूल आते फूल जाते, बेल सा मुझ पर चढ़ा संसार। धन्यवाद। जी, शुक्रिया राम कुमार तिवारी जी, आपकी इस भागीदारी के लिए और इस समुचित सुचिंतित वक्तव्य के लिए। मित्रों, एक लेखक की निर्मिति किस तरह से होती है, उसके अंदर की सरलता और जटिलता दोनों के क्या रंग हैं, आज हमने तिवारी जी के इस वक्तव्य में जाना और समझा। राम कुमार तिवारी जी की यह व्याख्या इसलिए भी प्रामाणिक है क्योंकि वे शाह जी और उनकी सर्जक दृष्टि के गहरे जानकार हैं। वे लगातार उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं से जुड़े हुए हैं। आज की यह व्याख्या तिवारी जी के
शाह जी के साथ उसी सुदीर्घ जुड़ाव का एक प्रतिफल है। राम कुमार जी रमेश चंद्र शाह जी की भावभंगिमाओं को, जिन्हें वे जीवन लीला भी कहते हैं, और उनके भीतर रचे बसे अस्थाई रस को भी भली भांति समझते हैं। आज की इस व्याख्या में हमने एक कवि के काल बोध पर बात सुनी, उसे समझा, और कैसे एक सर्जक, रमेश चंद्र शाह जी जैसा सर्जक, तमाम अकेलेपन या कई बार अलग अलग पलों में जीवन की या साहित्य की विभिन्न राजनीति के शिकार होते हुए भी उससे बिल्कुल बेलौस निरंतर अपने कर्म में और उस कर्म के विश्वास में डूबे रहने की व्याख्या सुनी। यह शाह जी का जो व्यक्तित्व है, जो हमें कहीं ना कहीं पहाड़ों में खड़े तने देवदार की याद दिला देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज की इस कड़ी में हो पाई। लेखक, एक कवि कई बार या बारंबार यह चाहता है कि हम किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सोचें, बिल्कुल खुले होकर सोचें, कहीं भार विहीन होकर हमारा रचनाकार लोगों के पास आए। शाह जी भी यही करते आए हैं, और यह कविता जो इसी संग्रह में है, मैं दिखाऊं एक बार, बंधु थे पड़ाव सभी में खिड़की, यह कविता भी इसका प्रमाण है कि कवि किस तरह से किसी भी बनावटीपन को, किसी भी दीवार को दूर कर देना चाहता है। पूर्वाग्रह से परे किसी अन्य मत को लेकर जो हठधर्मिता होती है, उससे दूर जाने की बात करता है। वह प्रकृति के बीच, हवा और धूप के बीच सीधे आ जाना चाहता है। वह अपने अनुभवों की बात करना चाहता है। रमेश चंद्र शाह जी वैसे ही ईमानदार और प्रामाणिक आत्मा अनुभवों के लेखक हैं, जो बार बार उनकी रचनाओं में, चाहे वे किसी विधा की हों, हमें दिखाई पड़ती है। तो यह कविता सुनते हैं, और इसके बाद कुछ एक चित्र हमारे पास हैं जो हमें राम कुमार तिवारी जी से प्राप्त हुए हैं। उन चित्रों पर हम राम कुमार तिवारी जी की टिप्पणी लेंगे। पहले यह कविता, खिड़की। खिड़की यानी क्या? खिड़की यानी क्या? दीवार का न होना ही ना। क्या है खिड़की? क्या है तुम्हें पवन और प्रकाश लुटाने वाली खिड़की अपने आप में? तुम्हें पवन और प्रकाश लुटाने वाली खिड़की अपने आप में क्या है? वह एक खालीपन के सिवा। तुम बस खाली कर दो अपने को। कवि का जो अपना जो उद्बोधन है, तुम बस स्वयं से भी, पाठकों से भी, तुम बस खाली कर दो अपने को, अपने मन को, अपने मन से सारी कल्पनाओं और तथाकथित विचारों से खाली कर दो, और देखो क्या होता है। अरे, जब होगी ही नहीं रुकावट कोई रास्ते में। बेहद सहज कवि हैं रमेश चंद्र शाह जी, बेहद प्रवाहमान और सहज संवादी कवि। अरे, जब होगी ही नहीं रुकावट कोई रास्ते में, तो असलियत यानी सच को तुम तक आने में
तुम पर छाने में उतनी ही देर लगेगी ना जितनी पवन और प्रकाश को खिड़की खोलने पर, जितनी पवन और प्रकाश को खिड़की खोलने पर। तो यह किसी भी बनावटीपन के निषेध का कवि है, एक ऐसा रचनाकार जो बार बार न सिर्फ अपने आप से मुकाबला करता है, न सिर्फ अपने भीतर झांकता है, बल्कि बार बार हमें भी यह हमसे भी यह उम्मीद करता है कि हम अपने भीतर झांकें और सहज रूप से झांकें, अपने को खाली करके प्रकृति के बीच आए। संयोग की बात कुछ ऐसी भी है कि आज ऐसे ही प्रकृति की विपुलता के बीच कुछ एक चित्र हम देखेंगे जिसमें रमेश चंद्र शाह जी भी हैं, उनके भाई हैं, राम कुमार तिवारी जी हैं और कुछ एक लोग हैं। तो आइए मित्रों, उन चित्रों को देखते हैं और फिर इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। इन चित्रों पर अपनी प्रतिक्रियाएं आप देंगे तो अच्छा लगेगा तिवारी जी। जी, कुछ पीछे ये के संदर्भ। हाँ, ये रानीखेत का चित्र है, विपिन जी के यहाँ का, साहब साहब के छोटे भाई हैं। तो उनके घर का जो सामने का प्रांगण है उसमें विपिन जी ने हम लोगों की फोटो ली थी। अरे वाह। जी, रानीखेत का है। जी जी, जी बड़े जी, सुंदर आगे चीड़ों बढ़ते के पेड़ों से घिरा विपिन जी का। ये हम और साहब साहब इस ये साहब साहब का अल्मोड़ा का एक निश्चित एक अपनी सड़क है, जो प्री सड़क उनकी, इसमें हम्म। सुंदर देवदारियों के पेड़ों की का घनेरा है। और वो उसी में तो मैंने अपने, उससे पहले तो क्या था कि मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो बहुत पहले के तो चित्र नहीं है हमारे, लेकिन जब मोबाइल आ गया तो उससे ये चित्र साहब साहब को जाते हुए इतने निमग्न होके तब लगा कि क्या एक जगह से प्रेम क्या होता है और कैसे आदमी। तो ये सुंदर है उनकी घूमने का के समय का चित्र है जो मैंने चुपचाप खींचा था। जी वाह, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हाँ, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी आया नहीं है चित्र वो। नहीं, आ चुका है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो ये है। अच्छा, वो दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ हाँ, वो हाँ क्या था, जी इसका संदर्भ बहुत मजेदार संदर्भ है इस चित्र जी। का, कि ज्योत्सना जी, हाँ, ये टैगोर भवन, टैगोर साहब आए थे अल्मोड़ा में, तो ये उनके नाम पर इस भवन यहाँ ठहरे हुए थे। तो बाद में सरकार ने इसको टैगोर भवन के नाम से ही एक उनकी याद में इसको एक संग्रहालय जैसा बना के रखा है। तो शाह साहब का क्या है कि बैसाख त्रयोदशी का उनका जो जन्म है, तो इसमें संबद्ध था, लेकिन ज्योत्सना जी चाह रही थी कि वो सन के साथ इस कैलेंडर में, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसमें आ जाए, मई जून जुलाई जो भी है। तो अब उस समय कुछ सन को लेके कुछ भ्रम था कि 37 है कि 38 है। तो ये था कि शाह साहब के बाद फिर प्लेग का बहुत प्रकोप हुआ था अल्मोड़ा में। तो निश्चित ही उसके 37 में टैगोर साहब आए थे अल्मोड़ा में, तो अगर प्लेग का संक्रमण होता तो वो आते नहीं। इसलिए वो है डेट कंफर्म हो गई कि वो 1937 ही उनका जन्म वर्ष है। तो इसका बड़ा एक ज्योत्सना जी ने वो फिर उन्होंने उस सन के कैलेंडर पंचांग से, उस तिथि से फिर वो दिनांक निकलवाई, वो 4 मई निकली। और इससे एक बहुत भावुक प्रसंग है इस सारे तथ्य का, कि ज्योत्सना जी ने वो 4 मई निकलवाई और उसके पहले हम और शाह साहब चुपके से पहाड़ निकल जाया करते थे। तो शाह साहब का फोन आता था, मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, तुम भी दिल्ली आ जाना और जितने दिन का तुम्हें अवकाश हो साथ में रहना और फिर चले आना, या फिर बीच में आ जाना जब भी तुम्हें सुविधाजनक हो। तो मैं कभी ना कभी जाके कुछ दिन उनके साथ गुजार के आता था। तो ज्योत्सना जी चिढ़ गई
बोली तुम अपने दोस्त के साथ तो अकेले घुमाते हो पहाड़। तो मैंने कहा नहीं ज्योत्सना जी, इस बार आप जब भी पहाड़ जाएं चलिए, और आपके साथ मैं चलूंगा। और आप जागेश्वर वाली जो देवदारू की प्री बीथिका है आपकी, वहां भी अपन चलेंगे। लेकिन समय का ऐसा खेला कि उसी 4 मई को, जिस साल रिजर्वेशन भी हो गया था और बरसों बाद ज्योत्सना जी साहब साहब के साथ पहाड़ जा रही थी, मुझे भी अपने वचन के तहत जाना था, लेकिन वो उसी 4 मई को बहुत ऊंचे पहाड़ पर चली गई। लेकिन ये उनका ही वो था कि तिथि निकालने का, तो शायद इस तिथि का एक ना जाने कैसे कैसा एक अपना रहस्यमयी और एक कैसा मर्म, कैसा जुड़ाव, मतलब वो उस इसलिए वो उसमें 1937 लिखा है वर्ष, तो उसको जानने के लिए हम शाह साहब टैगोर भवन गए थे। जी जी, आगे दिखाइए। हेलो। चित्र को देखें जी। हाँ, ये शाह साहब आए थे और हम लोग अपने अग्रज कवि मुक्ति बोध जी के उस मकान को देखने गए थे, जो हम लोगों के लिए तीर्थ जैसा ही है। तो वो चक्करदार सीढ़ियाँ जो उनकी कविताओं में भी आती हैं, और भी एक दो वाह जगह आई हैं। जी, तो ये वो परम चक्करदार रामचंद्र। सीढ़ियाँ हैं श्री मुक्ति बोध जी का जो घर था उसकी। तो इसमें साय साहब हैं, राजेंद्र मिश्र जी हैं और मैं हूँ। तो हम तीनों लोग सिरपुर और यहाँ की यात्रा किए थे, राजनांदगांव की। जी। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, इस चित्र को देखें जी। तिवारी जी, आवाज आ रही है मित्रों? ये रानीखेत का है, कांता दाऊजू जी। साय साहब के छोटे भाई, साय साहब और मैं। और ये सूर्यास्त को देख रहे हैं हिमालय रेंज में। जी जी। और उस वाह। दिन अद्भुत हिमालय दर्शन हुए थे। ये रानीखेत का एक मशहूर पॉइंट है, जहाँ सबसे अच्छे हिमालय दर्शन होते हैं। जी। वाह। पहाड़ कभी रमेश चंद्र शाह जी से अलग नहीं हो पाया। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूं कि इस चित्र के बारे में कुछ बताएं। ये जी। जब विपिन जी के घर में हम लोग एक वहां से वापस प्रस्थान कर रहे थे अब भोपाल के लिए, और मैं बिलासपुर के लिए। तो साय साहब, कांता दाऊजू, और मतलब तीनों भाई साय साहब, विपिन जी, कांता जी और साय साहब और मैं। तो आखिरी बैठे बैठे बस चाय पी के हम लोगों को निकलना था, हम लोगों की गाड़ी आ गई थी। ये उस विदाई के समय का। जी। जी। और बड़ा सुंदर घर है विपिन जी का। वहां हाँ। बैठे ही रहो आप तो प्रकृति अपने पल पल जी। परिवर्तित परिवेश के सारे रंग रूप दिखाती है। और वाह। सुंदर चीड़ों से घिरा इनका घर है विपिन जी का। जी। ये हम लोग वहाँ पांडव खोली गए थे। तो कुकुछीना करके एक जगह है, यहाँ आखिरी है, इसके बाद रास्ता वापस आ जाते हैं। ये रानीखेत से आगे बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ यहीं लाहिड़ी जी ने अपनी समाधि लगाई थी। गंगास नदी का उद्गम है। और शाह साहब देखो कैसे विह्वल होके निहार रहे हैं पांडव खोली की पर्वत को। तो बहुत ही सुंदर है। जी। ये और इस जगह पे ना जाने किस मनोदशा में पहुंच जाते हैं, इतने बहारहीन हो जाते हैं, कुछ भिन्न भी अनुभव होता है। और हमारे मित्र एक हितेंद्र पटेल जी हैं, उनका एक उपन्यास है हारिल। जब उस हारिल को पढ़ा तो यही जगह उनको भी ऐसी इसी अनुभूति हुई थी, इसी जगह पे जैसी मुझे हुई और जैसी अभी शाह साहब को हो रही है। तो ये बड़ी जागृत जगह है।
और इसको वाह। सिर्फ जाके ही अनुभव किया जा सकता है, ये भाषा से परे है। जी, लेकिन बहुत जी। ही सुंदर है जी। जी। हाँ, ये भी रानीखेत का एक ऐसा क्षण है कि हम सब लोग आपस में चुप और खो गए हैं। हिमालय तो अपने दर्शन में सब, मैं तो रहते ही नहीं है अपन सब भूल जाते हैं सुध बुध, और बस खो जाते हैं किसी विराट के सामने। तो ये अद्भुत है। जी। जी। हाँ। अ, ये पांडव खोली के ठीक चढ़ाई के पहले का चित्र है। हम लोग यहाँ पहुंचे, और मैंने जैसा पहले कहा था कि इस जगह में कुछ ऐसा है, अब वो नहीं कहा जा सकता क्या है, लेकिन हम देखो तीनों लोग एकदम अपने अपने में खो गए, साथ होते जी। हुए भी सब इस तरह से अपने में निमग्न थे कि किसी साथ होने का कोई बोध ही नहीं था। देखो सबकी मुद्राएं देखो, वो सिर्फ चारों ओर की प्रकृति में ऐसे लीन हैं। ये इस जगह का अद्भुत है ये जगह, मतलब। और इसका एक बड़ा हास्य प्रसंग भी है कि जब पहली बार हम और साय साहब सब लोग गए थे पांडव कोली, तो मैं मुझे इस जगह से बड़ी गहरी अनुभूति हुई। तो मैं कहता था और रुको, अभी चाय और पियेंगे, उस बहाने में यहाँ रुकना चाहता था। ना जाने ऐसा क्या है इसके चारों ओर के सौंदर्य में, इसकी एक ऐसा जागरण है कि मैं कह नहीं सकता। तो बाद में सब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, कुकुची ना करके। और जब दूसरी बार साय साहब आए, तो बोले यहीं पर एक कमरा बनाओ, कमरे के पैसे मैं दे दूंगा। तो ये कितनी, तो मुझे बड़ा गहरा संतोष हुआ कि मुझे जो पहली बार जो अनुभूति हुई थी, वो वाकई में बहुत सच्ची अनुभूति थी। वो देखो साय साहब फिर तो इतने कि वो बोले कि जो कमरा बनाओ पैसे मैं दूंगा उस जगह पे। तो बहुत ही अद्भुत है, मतलब इस जगह का अपना अपनी अनुभूति। जी। और देखिए प्रयाग जी शुक्ल जी। जी जुड़े हुए हैं। प्रयाग शुक्ल जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि चित्रों का परिचय बहुत अच्छा है, बहुत सी जानकारियां मिली। वे स्वयं कांता शाह जी के यहाँ गए हुए भी हैं। और मोहन सिंह रावत आपकी जी लिख आवाज रहे नहीं आ हैं। रही। आवाज तो मेरी आ रही होगी। खैर मैं थोड़ा और तेज बोलता हूँ। मोहन सिंह रावत जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि पहाड़ यात्रा को बहुत सुंदर चित्रों के जरिए यहाँ पर संजोया गया है। आगे के चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी। ये भी उसी जगह का चित्र है। वहां से एक तड़ाक ताल दिखता है बहुत नीचे गहराई में, और एक तरफ बहुत शिखर शिखर एक पहाड़ का, मतलब अद्भुत है। यहाँ पांडव खोली में एक कथा भी है कि पांडवों को यहीं पर वनवास में छिप गए थे, जो अपने देश में जगह जगह ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। और जी। कौरव यहाँ खोजते हुए आए, और इतना घला घना बांस का जंगल है कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ आगे कोई होगा, और वो लौट गए थे। तो उस खोली पर, उस पहाड़ की चोटी पर पांडवों ने बहुत समय गुजारा था, तो उसका नाम भी पांडव खोली इसलिए पड़ा है। तो आज वाह। यहाँ पर बांस के जंगल का ऐसा वैभव है, ऐसा वैभव है कि मत पूछिए, मतलब वो वहां बाघ जाके ही कीर्ति। अनुभव किया जा सकता है। और अगर कुछ अनुभव करना है तो हितेंद्र पटेल जी के उपन्यास हारिल को पढ़ के भी जाना जा सकता है। वो सेकंड वाह। पार्ट उस उपन्यास का बहुत सुंदर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक साथ कितने लोग एक सा ही अनुभव करते हैं। वो उस उपन्यास को पढ़ के, वो हितेन जी ने भी किया, मैंने भी किया, साय साहब ने किया, और शायद बहुत सारे लोग, अब तो शायद वहां पर कोई ध्यान करने का केंद्र भी बन गया हो, शायद उसी से प्रेरित होकर।
लेकिन बहुत सुंदर है वो जगह। जी। वनस्पति और सारा प्रकृति अपने पूरे गहरे ध्यानस्थ करती है, मतलब बोलना और बाल। बिल्कुल छूट जाता है, कोई बोलता नहीं है वहाँ। जी। वाचाल से वाचाल मन भी चुप हो जाता है, वाह। लीन एकदम। इसीलिए हर चित्र अपने आप में एक कहानी है। आपकी आवाज नहीं आ रही अर्पण जी। हर चित्र अपने आप में एक कहानी है। बाल कीर्ति यह मान रही हैं आपके इस संवाद के साथ। ये दूनागिरी और का यह है। एक चित्र, हाँ, यह ये चित्र बह द्वाराहाट गया। से आगे और कुकुशीना से पीछे, ये भी द्वाराहाट के मंदिर हैं, प्राचीन जी। मंदिर हैं। जी। और ये दूना गिरी की चोटी है जहाँ दूना देवी का मंदिर है जी। और ये कुछ एक चित्र। पुरातात्विक जी। कुछ और मंदिर चित्रों हैं। के साथ ये मित्रों, ये रानीखेत वही, का है जी। हाँ, और यह जो शाह जी लिख रहे हैं अपने नवीनतम संग्रह को देते हुए राम कुमार तिवारी जी को, तो यह शाह जी की लिखावट, चिर परिचित लेखक की चिर परिचित लिखावट, बहुत ही जी। अच्छा अच्छा लगा राम कुमार तिवारी जी। एक और रोचक प्रसंग आपकी आवाज नहीं आ रही, एक रोचक प्रसंग और। एक बार बिनसर में थे हम और साय साहब, जी। और ऐसा भव्य विराटता हिमालय के दर्शन की हुई। तो साय साहब बोले तुम कैमरा नहीं रखते हो स्मृतियों के सहारे कितना संजोया जा सकता है, कुछ मुझे डांटने से लगे। तो वहां पर एक कलकत्ता का एक जोड़ा था, हालदार साहब थे वो। तो वो अपनी फोटोग्राफी कर रहे थे, तो मैंने कहा यार हम लोगों के भी 2-3 फोटो ले लो और आप मुझे ईमेल पे भेज देना। तो उन्होंने बिनसर के उस दिन के बड़े सुंदर फोटो हमको फिर व्हाट्सएप उसमें ईमेल में भेजे। और फिर वो मैंने साय साहब को भी भेजे थे। तो क्योंकि मेरा मन पहाड़ पे कैमरा कुछ फोटो खींचने का करता ही नहीं। मैं बिल्कुल जाना क्यों मुझे अजीब सी हिचक होती है उसमें, क्योंकि मैं उस दृश्य से और कोई भी चीज उसमें जाने एक होता है तो, लेकिन अब तो खैर आदत तो उसमें बदल गई हो। मोबाइल रहता है पास में तो कहीं एक दो फोटो खींच ही लेते हैं, वरना पहाड़ में सिर्फ निमग्न होना ही मुझे अच्छा लगता है जी। तो एक फोटो जी। वो हम लोगों की बिनसर की भी है, वो वाह। निकालेंगे जी जी। चलिए, जो बहुत बहुत शुक्रिया अब राम कुमार तिवारी आपकी जी। आवाज नहीं आ रही, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद जो भी। आपने। जी। शानगढ़ था, साहब साहब को प्रणाम, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार जी, शुक्रिया। और जी। मित्रों, कल हम पुनः एक नई कड़ी में अ, शाह साहब के किसी और पक्ष पर बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह बना रहेगा। और कल भी संभवतः 2 कड़ियां होंगी। इन दोनों ही कड़ियों में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी टिप्पणी हमें मिलती रहे। शुभ रात्रि।